देखो ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, संसाधन के रूप में लोग जो आपके एसएसटी का अर्थशास्त्र की सेगमेंट का कौन सा चैप्टर है? दूसरा। ठीक है, संसाधन के रूप में लोग यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं मानव पूंजी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कल की क्लास में जाना कि संसाधन के रूप में लोग कौन से कहे जाएंगे और एक व्यक्ति संसाधन के रूप में कब विकसित होता है, कब वो मानव पूंजी बनता है। तो क्या 3 चीजें होती हैं? शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य। अब हम लोग पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप देखेंगे। पुरुष और महिलाएं यहाँ क्यों बोला जा रहा है? पुरुष और महिलाओं को कैटेगराइज किया जा रहा है क्योंकि आर्थिक क्रियाकलाप इनके जेंडर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, बैठ जाइए, शांति रखिए जरा। अब यहाँ पे विलास और सकल की तरह विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न है, जैसे कि विलास बेच रहा है मछली अपनी माँ की तरह ही, जो कि उसे पढ़ा नहीं पाई, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन वो भी किसी न किसी काम में लगा है। और दूसरी तरफ दूसरा लड़का है, वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो काम दोनों ही कर रहे हैं। विलास मछलियां बेचता था और सकल एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। ठीक है, प्रमुख जो क्रियाकलाप होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, अब देखो प्राथमिक चीज क्या होती है? प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? जो कि सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा हो, जो प्रकृति ने हमें दे रखा है, उन चीजों से जो जुड़ा हुआ काम होता है उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि प्रकृति से अगर कोई खेती कर रहा है, ठीक है, खेती अनाज क्रॉप्स जो होते हैं वो कौन बनाता है? प्रकृति बनाती है। हम उसे उगाते हैं और उसे काट के बेचते हैं, तो खेती हो गया। अगर हम कहें मत्स्य पालन यानी मछली पालना, ठीक है, मत्स्य पालन, तो मछली क्या है? प्राकृतिक चीज है, उसको निकाला और बेचा। इसी तरह वानिकी कहें, अगर इसका वो गलत हो रहा है, वानिकी यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजें, जंगल से रिलेटेड चीजें, लकड़ी काटना, फल निकालना और बेचना। इसी तरह मधुमक्खी पालन, ठीक है, ये हो गया। फिर एक चीज है खनन। खनन का मतलब क्या होता है? खादान से कोई चीज निकाल रहे हैं, कोयला हुआ, अभ्रक हुआ, ठीक है, लोहा, ये सारी चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं। तो ये जितनी चीजें हैं ये सब किसमें आएंगी? प्राथमिक क्षेत्र में। ओके, अब उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है। ठीक है, विनिर्माण का मतलब लकड़ी काटा, उसका चेयर बनाया और तब उसे बेचा, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया दूसरी चीज में। ठीक है, लोहा है, प्लास्टिक है, सारी चीजों को मिला के एक खिलौना या एक कार बना दी, तो वो है विनिर्माण यानी कि द्वितीय क्षेत्र में। तो द्वितीय क्षेत्र का बेसिकली नाम जो है वो क्या हो सकता है? विनिर्माण। विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र है जिसमें हम प्राकृतिक चीज से प्राप्त जो चीजों से हम निर्माण करते हैं। जैसे कपास की खेती कर दी हमने, तो हम प्राथमिक क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। लेकिन कपास से अगर फैक्ट्री में कपड़ा बन रहा है, सूत काटे जा रहे हैं और उससे कपड़ा निर्माण हो रहा है, तो वो आ जाएगा। अब आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है सेवा क्षेत्र। सेवा हर तरह की सेवा, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, वकील, डॉक्टर और बैंकर, कोई भी क्षेत्र जहां आपको सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, तो ये हो गया तृतीय क्षेत्र। अब देखो इसी चीज को किया है, क्या क्या है? कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, ये किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण होता है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन का मतलब अगर माल तैयार है फैक्ट्री में तो उसे एक जगह से लेके दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, उसको एक जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना, तो ये सब परिवहन से होता है। ट्रक चल रहे हैं, देखते हो ना रोड पे ट्रक चल रहे हैं, मालगाड़ियां चल रही हैं, तो ये सब परिवहन है। संचार यानी कि टेलीफोनिक, संचार का मतलब जो सूचना यहाँ से वहां प्रसारित हो रही है, वो बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं, ये सब किसमें है? तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, ये सेवा क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है।
ठीक है। क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी क्रियाएं? जो इन तीनों क्षेत्रों की क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो बेसिकली आर्थिक क्रिया होती क्या है? जो हमारे देश की आय में जुड़े। ठीक है, यहाँ क्या है? राष्ट्रीय आय में जो मूल्य वर्धन करते हैं वही है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप अगर पूछ दिया कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है, तो जो भी क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करे, यानी मूल्य को बढ़ाए, वर्धन यानी मूल्य को बढ़ाए, जो देश की आय को बढ़ाए, वो है आर्थिक क्रिया। क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग? बाजार क्रिया, गैर बाजार क्रिया। अब देखो, बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाएं होती हैं। क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें क्या? वेतन या लाभ, बाजार की क्रिया। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रिया का अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। मान लो एक किसान है, ठीक है, ये किसान है और ये क्या करते हैं? खेती करते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? खेती करेंगे किसान है। तो अब इन्होंने इतना, इनका खेत है, इसमें इन्होंने क्रॉप्स लगाए हैं, अनाज लगाया है इन्होंने, ठीक है, लेकिन अनाज बेच नहीं रहे हैं, केवल खा रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो क्रियाकलाप तो ये कर रहे हैं। किस क्षेत्र का ये क्रियाकलाप है? प्राथमिक या द्वितीय? प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप कर रहे हैं, लेकिन ये बाजार क्रिया नहीं कहलाएगी। ये क्या है? गैर बाजार क्रिया, क्योंकि स्वयं के पोषण के लिए ये कर रहे हैं। अब मान लो दूसरा किसान है, उसकी खेती बड़ी है, इतना तो वो खाता है और इस भाग को वो क्या कर रहा है? मंडी में बेच रहा है। इसका मतलब ये क्या चाहता है? उसके बदले लाभ चाहता है। उसने अगर इसको, इस अनाज को उत्पादन करने में 1000 रुपए लगाए, तो मंडी में वो 5000 कमा रहा है, यानी कि 4000 का लाभ हुआ। तो मंडी में जब जाकर के ये क्रिया कर रहा, बेच रहा है, तो ये हो जाएगी बाजार क्रिया। समझ गए? तो बाजार क्रिया बाजार में की जाती है और किसके कारण की जाती है? कि हमें फायदा मिले। ठीक है, और जब वो अपने के लिए करता है, अपने पोषण के लिए, तो वो गैर बाजार क्रिया है। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो अलग अलग तरह की क्रियाएं इस फोटो में 3 क्षेत्र में बांटा गया है। यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है, ये है प्राथमिक, और ये देखो फैक्ट्री है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, यानी विनिर्माण हो रहा है। तो ये है हमारा द्वितीय क्षेत्र, और यहाँ पर परिवहन है। ये मत समझना मछली का वो है, परिवहन है। यहाँ देखो माल की ढुलाई हो रही है पानी के जहाज में, तो एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में जा रहा है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र। और इसी को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, और इसको हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। ओके, प्राथमिक क्षेत्र जो प्राकृतिक रूप से सीधे सीधे जुड़ा होता है। अब ये है प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। जाहिर सी बात है, आप अपने घर में भी देखो, महिलाएं अलग काम करती हैं, पुरुष अलग काम करते हैं, और ज्यादातर पुरुष जो होते हैं बाहर जाकर के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, और महिलाएं कौन सी क्रियाकलाप कर रही है? गैर आर्थिक बाजारी क्रिया, ये बाजार का क्रियाकलाप कर रहे हैं। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, धोती है कपड़े, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल। अमूमन जो स्त्रियां खासकर इंडिया की यही काम करती हैं, घर के काम। एक बार बताओ, ये जो स्त्रियां हैं घरेलू जो घर के काम कर रही हैं, क्या इनका योगदान राष्ट्रीय आय में है? नहीं। यानी कि राष्ट्रीय आय में इन्होंने कोई भी योगदान नहीं दिया, यानी ये आर्थिक क्रियाकलाप कर रही है? नहीं कर रही है। समझ गए? तो इसको क्लियर रखना। फिर है सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं और उपज को बाजार में बेचते हैं। यहाँ क्या बात हुई? उपज को ये बाजार में और परिवार के लिए धन कमाते हैं।
शीला परिवार के पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता, वो कोई सैलरी नहीं लेती, यानी वो आर्थिक क्रियाकलाप नहीं करती। वो जो काम कर रही है अपने लाभ के लिए नहीं कर रही है कि मुझे शायद सैलरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, नहीं, वो स्वेच्छा से कर रही है। बूटा धन कमाता है जिसे परिवार के पालन पोषण पर खर्च करते हैं। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। राष्ट्रीय आय में कब जोड़ा जाएगा? जब उसके लिए उसके किसी भी काम के बदले जब आपको पैसा मिले। समझ गए? मान लो कोई एक टीचर है, अगर उसको अपने काम के बदले पैसा मिल रहा है तो क्या वह आर्थिक क्रियाकलाप है? है, क्योंकि उसे अपने काम के बदले कुछ न कुछ पारिश्रमिक मिल रहा है। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। जब महिलाएं भी पुरुषों की तरह पढ़ के, प्रशिक्षण प्राप्त करके और अपने स्वास्थ्य को ठीक रख के आगे बढ़ती हैं, बाजार क्रियाकलाप में इंक्लूड होती हैं, तब उनकी आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है और तब कहा जाएगा कि ये कौन सी क्रियाकलाप कर रही है? आर्थिक क्रियाकलाप कर रही है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। मतलब यह कि एक व्यक्ति है, मान लो यहाँ पे दो सहेलियां तुम ही लोग हो, दोनों लोग 9th में पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। एक लड़की किसी एक चीज में क्या प्राप्त कर लेगी? प्रशिक्षण वो प्राप्त कर लेगी, ठीक है। और इस लड़की ने बीए किया, शिक्षा दोनों ने ग्रहण किया, इसने बीए किया लेकिन कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। ये किसी भी चीज में कुशल हुई? नहीं हुई। तो अब ये दोनों जब जाए, और मान लो इसने कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, ये दोनों जाएंगी मार्केट में, बोलेंगी कि मुझे कोई काम मिल जाए। ये फैक्ट्री में घूमेगी, इसे तुरंत कंप्यूटर का कोई वर्क मिल जाएगा, ठीक है। और इसे, क्योंकि ये किसी एक चीज में प्रशिक्षित नहीं है, इसको कहाँ बैठाया जाए? समझ गए बात को? तो या तो सबसे पहले ये प्रशिक्षण ले, या तो अगर नहीं लेती है प्रशिक्षण तो फिर इसकी सैलरी और इसकी सैलरी में से, ये मान लो ए है और ये बी है, किसकी सैलरी ज्यादा होगी? ए की, क्योंकि तुरंत काम मिलेगा। और ये मास्टर है कंप्यूटर में, कंप्यूटर अच्छे से चलाना जानती है, तो उससे रिलेटेड इसको काम भी मिल जाएगा। लेकिन ये महोदया बी जो है, पढ़ तो लिख गई लेकिन किसी चीज में प्रशिक्षित नहीं है। तो वही चीज बोला जा रहा है, शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। इनको बोला जाएगा प्राइमरी में पढ़ा दो, तुम्हें 2000 दे देंगे। समझ गए बात को? तो ये शर्त अपनी नहीं लगा सकती, क्योंकि ये किसी एक चीज में कुशल नहीं है। शिक्षा और कौशल बाजार में व्यक्ति की आय के निर्धारक है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। हम लोग कहते हैं ना महिला पिछड़ी हुई है, पुरुष आगे है, तो ये इसलिए है क्योंकि महिला और पुरुष की शिक्षा में अंतर है, प्रशिक्षण में अंतर है और फिर स्वास्थ्य में भी अंतर है। छोटेपन से ही अगर देखा जाए, अब तो काफी जमाना बदल गया है, लेकिन लड़कियों का पोषण और लड़कों के पोषण में दो आंखें की जाती है। मतलब ये कि लड़के ज्यादा खाएं, लड़कियां कम ही खाएं। लड़कों को दूध, अंडा सब कुछ मिले, लड़कियों को कम मिले तो भी चल जाएगा। बात समझ रहे हो? आज बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, तो स्वास्थ्य भी लड़कियों का डाउन ही रहता है। लड़कियों का बायोलॉजिकल जो चीजें हैं वो उनको डाउन करती हैं। प्लस अगर शिक्षा भी न दी जाए तो और कमतर आंकी जाती है। समझ गए? अगर आप लेबर चौराहे पे भी जा रहे हो तो जो एक पुरुष लेबर है और एक महिला लेबर है, तो महिला लेबर पुरुष लेबर के बजाय कम काम कर पाती है ना। तो ये सारी चीजें मिलकर महिलाओं की जो सैलरी है वो कम कर देती है। तो महिलाओं के पास एक ही औजार अच्छा हो सकता है बराबर में पुरुष के क्या? शिक्षा, प्रशिक्षण। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। मतलब ये असंगठित क्षेत्र, इन क्षेत्र को क्या कहते हैं? असंगठित। अब देखो असंगठित क्षेत्र कैसे होते हैं? लेबर चौराहा मैंने आपको बताया, मतलब कि वहां पर नौकरी आपकी चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा,
तो असंगठित क्षेत्र में क्या क्या होती है? नौकरी की सुरक्षा नहीं होती और कानूनी सुरक्षा का भी अभाव होता है। कोई चीज अगर हो जाए तो फिर आपको उसके बदले पैसा नहीं मिलेगा, आपका कानून आपके साथ नहीं रहेगा। निम्न आय भी रहती है, कम आय होती है और अनियमित रोजगार, एक दिन मिला काम दूसरे दिन हो सकता है ना मिले। दैनिक दिहाड़ी सुना है ना, दिहाड़ी मजदूर, तो इसमें स्त्रियां ज्यादा आ जाती हैं और इसी को कहते हैं असंगठित क्षेत्र। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, प्रसूति का मतलब होता है महिला है, बच्चा जनी, अगर बच्चा का जन्म हुआ तो उनको कोई अवकाश नहीं मिलेगा। और अगर वो भाई बच्चा अगर जन्म लेता है तो महिलाओं को कम से कम कुछ दिनों का अवकाश लेना पड़ता है, तो उन दिनों का उनको कोई भी वेतन नहीं मिलता। किसमें? असंगठित क्षेत्र में। लेकिन संगठित क्षेत्र यानी कि किसी नौकरी में अगर वो है, किसी संस्था में है, तो वहां पर आपको छुट्टी भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन असंगठित में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, ठीक है। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। अगर किसी डॉक्टर को देखो तो डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर है और जो जेंट्स डॉक्टर है, दोनों को बराबर मिलती है सैलरी, दोनों को सुविधाएं बराबर मिलती है। कोई जेंट्स टीचर है, लेडीज टीचर है, दोनों को बराबर सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि कुशलता और शिक्षा दोनों की एक समान है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ी किसी पढ़ी और क्या बनना चाहती है? मैंने पूछा है तुम लोग से, तुम लोग क्या बनना चाहते हो? कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई कुछ है। तो आप कभी भी असंगठित क्षेत्र में काम करना चाहोगे? नहीं। आप वहां काम करना चाहोगे जहां आपकी नौकरी की सुरक्षा आपको दी जाए, कि भाई अगर कभी बीमार पड़ गए तो ऐसा नहीं कि सैलरी काट ली जाए, कभी आपको जरूरत पड़ गई तो आपको अवकाश दिया जाए, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी दी जाए। लेबर जो होते हैं, जो मजदूर होते हैं, दैनिक दिहाड़ी मजदूर, वो संडे के दिन मान लो बैठ गए तो क्या संडे के दिन की सैलरी मिलेगी उन्हें? नहीं। तो ये हुआ असंगठित क्षेत्र। तो आप लोग वही बनना चाहोगे जो संगठित क्षेत्र की नौकरियां हैं। समझ रहे हो ना बात को? अब जनसंख्या की गुणवत्ता की बात करें, जो कि किन चीजों से डिफाइन होती है? साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। एक देश आगे तब बढ़ेगा जब वहां की जनसंख्या आगे बढ़ेगी। जनसंख्या यानी कि लोग स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, अच्छा किसी कार्य में कुशल रहेंगे, अच्छे कार्य में निकलेंगे, तब वह देश भी आगे प्रगति करेगा। तो इसमें सबसे पहले तो शिक्षा है, यानी कि जीवन में मतलब जो लोग होते हैं किसी देश के, उनके जीवन के शुरुआती स्तर से ही शिक्षा उनको प्रदान की जाए। इसलिए आपने देखा होगा 8वीं तक की शिक्षा फ्री है, बहुत सारे देशों में 12वीं तक की शिक्षा फ्री है, उच्च शिक्षा फ्री है। तो शिक्षा किसी भी देश की महत्वपूर्ण धुरी होती है। जैसे मकान बनता है तो उसके नीचे वो रहता है, नींव होती है ना, तो शिक्षा नींव है। सरकार, आप सोचते हो कि सरकार क्यों फ्री में शिक्षा देती है? सरकार का इसमें क्या भला है? भाई सरकार को देश को आगे बढ़ाना है, प्रतिबद्ध है वो उसके लिए। इसीलिए शिक्षा, जनसंख्या शिक्षित हो, इसके लिए वो सारे काम करती है। तो 8th तक की शिक्षा इसलिए निःशुल्क की गई है। इसी क्षेत्र में मिड डे मील है, फ्री में ड्रेस का वितरण, यूनिफॉर्म और किताबों का वितरण, सब कुछ फ्री में है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, यानी प्राथमिक शिक्षा तो सब तक पहुंचे, धार्मिक गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि जो हमारा भूतकाल है वो बहुत ही खराब रहा है लड़कियों को लेकर के, कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दिया गया। अपनी माँ या दादी से आप पूछ सकते हो कि उनके जमाने में पढ़ाई को लेकर, खासकर महिलाओं की पढ़ाई को लेकर के क्या धारणा थी। वो लोग लड़कियों को बाहर नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, है ना। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय में क्या होती है सुविधाएं? वहाँ 5th के बाद 6th से एडमिशन होता है, और आवासीय विद्यालय है, वहाँ बच्चों को सब कुछ फ्री में मिलता है, आवास भी वहाँ फ्री में है, ठीक है। तो बच्चे 12th तक पढ़ के वहां से निकलते हैं।
प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई। मतलब ये कि स्कूल में ही व्यवसाय की शिक्षा दिया जाना। ट्रेड आपके यहाँ तो नहीं है, ट्रेड 12th में बेकिंग, केक बनाना, बिस्किट बनाना, इन सब की शिक्षा स्कूल में दी जाती है। कताई जो बोलते हैं ना, सूत से कैसे कपड़े बनते हैं, बुनाई, ये सब शिक्षा स्कूल में दी जाती है। आप लोग को होम साइंस में सिलाई कला, बुनाई कला, पाक कला, ये सब पढ़ाया गया होगा, है ना। तो उसी को आगे चल के पूरा एक स्ट्रीम बनाया जाता है, ब्रांच, व्यवसायिक शिक्षा कहते हैं जिसे। ठीक है, शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 21 में कितनी हो गई, इतनी। यानी शिक्षा पे व्यय सोचो 151 से 99,300 करोड़ रुपए हो गया है। यानी शिक्षा पे व्यय जो है बजट में, शिक्षा के लिए जो पैसा निकाला जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है, शिक्षा पे व्यय किया जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 0.64% से बढ़कर 3.1% हो गया है। ठीक है, तो सारे प्रावधान किए जा रहे हैं कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। साक्षरता दर 51 में 18 से बढ़कर, अब देखो इसका रिजल्ट भी मिल रहा है, साक्षरता दर 18% थी 51 में, जब पहली पंचवर्षीय योजना हमारी शुरू हुई। 18 में 85% हो गई। ठीक है, यानी साक्षरता दर बढ़ रही है। अब वो धारणा नहीं रही कि लड़कियों को नहीं भेजना है या फिर पढ़ाई नहीं कराना है ज्यादा। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार बल्कि यह नागरिकों द्वारा कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए। ठीक है, जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर 16% अधिक है। अंतर तो है, आज भी है, लेकिन वो कम हो गया है अंतर। पहले जितना ज्यादा था अब कम हो गया अंतर। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। नगरों में यानी शहरों में ज्यादा साक्षरता और शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है बजाय कि ग्रामीण इलाकों में। केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 54% है, यानी कि 100 में से 94 लोग शिक्षित हैं, साक्षर है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल में है और वहां पर केरल में जो महिलाओं की साक्षरता है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और बिहार में देखिए कितना है, 62% ही है। कहाँ 94 और कहाँ 62, यानी एक देश में भी अलग अलग राज्यों में इतना गैप आपको नजर आ रहा है। तो ये पिछड़े राज्य है, इनको कहा जाता है पिछड़े राज्य, किसी न किसी तरीके से ये पिछड़े रह गए। ठीक है, स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर पढ़ाई के बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। पढ़ाई जो बीच में छोड़ देते हैं बच्चे, इसके कारण वो समझ नहीं आ पाती जो आनी चाहिए। और फिर लास्ट में आपने पढ़ाई तो शुरू कर दी, प्राथमिक शिक्षा ली, उसके बाद 10th तक हाई स्कूल तक पढ़ा, मान लो इंटर में कुछ लड़कियों ने छोड़ दिया, कुछ ने 10th में छोड़ दिया, तो वो बाद में जाके आर्थिक क्रियाकलाप तो नहीं कर रही हैं। यहाँ पे हमने अंकित कर लिया, मान लो कि 100 बच्चे प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिए। ठीक है, ये प्राइमरी स्कूल में ये एडमिशन लिए, हम खुश हो गए, सरकार खुश हो गई कि 100 बच्चे इस गांव के आ गए हैं शिक्षा में। उसके बाद हाई स्कूल तक मान लो कि 90 पहुंचे, यानी 10 ने पढ़ाई छोड़ दी। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट अगर हम कहें तो केवल 50 बच्चे पहुंचे। फिर उच्च शिक्षा में केवल 30 बच्चे पहुंचे और प्रशिक्षण लिया, शांति से बैठे रहेंगे, प्रशिक्षण लिया केवल 10 बच्चों ने। तो हमारी जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो कितने ने किया 100 में से 10। इसीलिए हम लोग पिछड़ जाए। समझ गए बात को? तो ये हमें कंटिन्यूएशन, ये जो है सीढ़ी पूरी यहाँ तक पहुंचानी है, तब जाके शिक्षा का कुछ रिजल्ट निकलेगा। कल की क्लास में हम लोग स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य इसका दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जनसंख्या को मानव पूंजी बनाने का, मानव को मानव पूंजी बनाने का।